नमस्कार दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर एक महत्वपूर्ण इंडियन स्कॉलर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को मालूम कि ये जो हमारी सीरीज है इंडियन पॉलिटिकल स्कॉलर्स या इंडियन थिंकर्स के ऊपर हमारी सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम 20 इंडियन थिंकर्स को कवर करने वाले, जो कि हमारी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और खास करके यूजीसी नेट सेट और जेआरएफ पीजीटी या कॉलेज कैडर की जो हमारी परीक्षा होती है पॉलिटिकल साइंस की, उसके लिहाज से जो ये थिंकर्स है या ये जो राइटर्स है, ये जो पॉलिटिशियन है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की चर्चा के अंदर हम एम एन रॉय के बारे में बात करने वाले हैं। और एम एन रॉय के बारे में मैं आपको बता दूं कि एम एन रॉय के जो जीवन है उसको भी हम 3 चरणों के अंदर बांटते हैं। पहले चरण के अंदर हुए कट्टर राष्ट्रवादी थे, या द्वितीय चरण के अंदर हुए कट्टर मार्क्सवादी बन गए, और तृतीय चरण के अंदर हुए रेडिकल ह्यूमनिज्म की तरफ आगे बढ़ गए या उग्र मानववाद की तरफ हुए आगे बढ़ गए। जैसा हमने पहले कहा कि जो एम एन रॉय थे वे पहले चरण के अंदर कट्टर राष्ट्रवादी थे, या सेकंड के अंदर वे मार्क्सवादी बन गए थे। और खास करके मार्क्सवाद की जो गतिविधियां थी, या 1917 के अंदर जब हमें मालूम है कि रूस के अंदर लेनिन के नेतृत्व के अंदर रूस दुनिया का पहला ऐसा देश बना जहाँ पे समाजवादी जो क्रांति है वह कार्ल मार्क्स के विचारों पे जो आधारित थी, वह लेनिन के नेतृत्व के अंदर सफल हुई। और जिस हिसाब से सोवियत संघ ने उसके बाद क्या है, विकास की भी गाथा को आगे बढ़ाया, विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, वहाँ से क्या जो पूरी दुनिया थी काफ़ी अचंभित रही। और बहुत सारे जो लोग हैं, क्योंकि उस समय का जो दौर था वो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का दौर था, इसलिए साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से लिबरेशन पाने के लिए या मुक्ति पाने के लिए क्या है, अलग अलग रास्ते इख्तियार किए गए, जिसके अंदर क्या कार्ल मार्क्स का एक महत्वपूर्ण रास्ता किया गया। और भारत के अंदर भी बहुत से ऐसे रिवोल्यूशनरीज पैदा हुए, जिसके अंदर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, जो कि कार्ल मार्क्स के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। और भारत की आज़ादी के लिए हुए कार्ल मार्क्स का जो विचारधारा थी, या क्रांतिकारी जो विचारधारा थी, या समाजवादी जो व्यवस्था थी, समाजवादी व्यवस्था को भारत की मौजूदा परिस्थितियों के अंदर क्या है, समाजवादी व्यवस्था को ही क्या है उचित मानते थे। क्योंकि भगत सिंह का भी ये मानना रहा था कि एक समय तक जो अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के चले जाएंगे, परंतु सवाल ये है कि जब हमारे देश को अंग्रेज छोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद हमारे देश के अंदर किस तरह से शासन प्रणाली होगी, क्या मजदूरों को उनका अधिकार मिलेगा, क्या गरीबों को उनका अधिकार मिलेगा, क्या किसानों को उनका अधिकार मिलेगा। इस बात के भगत सिंह का जो पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था उनका क्या है, नौजवानों का एक संगठन था, जिस संगठन के अंदर भगत सिंह ये कहा करते थे कि आज़ादी लेना ही हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है मुल्क को बनाना। एक ऐसा मुल्क होगा जिस मुल्क के अंदर क्या धर्म के आधार पर लोग लड़ाई नहीं करेंगे। एक ऐसा मुल्क होगा जिस मुल्क के अंदर जो मेहनत कश आवाम है उसे क्या है भूखा नहीं सोना पड़ेगा। भगत सिंह क्या है समाजवादी मुल्क बनाने की बात करते थे। या कहने का मेरे ये मतलब है कि उस दौर के जो दुनिया के अंदर अलग अलग तरह के जो आंदोलन अपने देश की आज़ादी के लिए चल रहे थे, उनमें से क्या देश के अंदर हमारे भारत वर्ष के अंदर क्या है एम एन रॉय भी एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी विचार हुए, जिनके जो विचार हुए 3 चरणों के अंदर हम विभाजित करते हैं। एम एन रॉय का जो पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय था, और इनका जो जन्म है 6 फरवरी 1886 को बंगाल के 24 परगना जिले के अंदर हुआ था। और एम एन रॉय क्या अपने आरंभिक जीवन के अंदर क्या है बहुत क्रांतिकारी थे, और क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर वो लिप्त भी थे। डायरेक्ट रूप से उनका एक्शन के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। और जिसके अंदर क्या है हावड़ा षड्यंत्र केस की बात हो या कानपुर षड्यंत्र केस की बात हो, इसके अंदर एम एन रॉय की क्या है डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेशन रही और एक्टिव पार्टिसिपेशन रही, जिस कारण क्या है लंबे समय तक एम एन रॉय को क्या है जेल के अंदर भी उनको रहना पड़ा, वो गिरफ्तार हुए। और आरंभिक रूप के अंदर क्या है जो एम एन रॉय साहब थे वे युगांतरण और अनुशीलन जो समिति थे, इन एक क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े हुए थे। ये उस समय देश के अंदर अलग अलग तरह के धाराएं थी जो देश की आज़ादी के लिए काम कर रही थी।
ये जो अनुशीलन समिति की बात हो या युगांतर संगठन की बात हो, ये क्रांतिकारी संगठन थे जो इस बात के अंदर डायरेक्ट एक्शन के अंदर विश्वास रखते थे और इस बात के हिमायती थे। यदि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है तो हमें वायलेंस करना पड़ेगा, हमें लड़के मतलब आज़ादी लेनी पड़ेगी, ऐसा उनका मानना रहा। और एम एन रॉय के जो पूरे जीवन काल को तो 3 चरणों के अंदर हम बांटते ही है, जिसके अंदर पहले जो चरण था वह क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का था और जीवन का जो दूसरा चरण हुआ कट्टर मार्क्सवादी बन गए थे और जीवन के तीसरे चरण के अंदर क्या हुआ है, रेडिकल ह्यूमनिज्म की तरफ या वह मानववाद की तरफ क्या है या न मानववाद की तरफ हुए उभरे थे। यदि हम एम एन रॉय को क्लासिफाइड इनको करें तो एम एन रॉय को हम क्या है एक विशुद्ध रूप से भौतिकवादी विचारक मान सकते हैं और उन्होंने भारतीयों के जो अध्यात्म की बात हो, श्रेष्ठता के सिद्धांत को क्या है नकारा था और उनका ये मानना था कि ये जो सारे के सारे क्या पोगापंथी और पिछड़ेपन का क्या है कारण है। यदि हम क्या है अपने अध्यात्म की तरफ आगे बढ़िए, पोगापंथी और हमारे पिछड़ेपन का बहुत बड़ा जो कारण है ये कंजर्वेटिव जो हमारी थिंकिंग है ये रहती है। और जो एम एन रॉय साहब थे वह महात्मा गांधी जी और नेहरू के भी कठोर आलोचक थे और उनका ये मानना था कि जो महात्मा गांधी बात हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो, ये बुर्जुआ समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और ना कि ये सरवारा वर्ग की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि ये बुर्जुआ वर्ग की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस को तो वो एम एन रॉय मानते ही बुर्जुआ वर्ग का था। ठीक है, जहाँ तक मार्क्सवाद की बात है तो एम एन रॉय ने क्या है रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना, जो इनकी ये बुक है 1973 के अंदर पब्लिश होती है और इसके साथ साथ उनकी जो महत्वपूर्ण बुक एक दूसरी थी कि 1932 और 1936 के अंदर इनकी जो पंडुलिपियाँ जो थी वह प्रकाशित हुई, जिसका नाम था दी फिलोसफिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्न साइंस। एम एन रॉय के अनुसार उनका ये मानना था कि जो भारतीय जो बुर्जुआ ने क्या है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ क्या है साठगांठ कर ली। जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, साम्राज्यवाद का मतलब होता है जब एक शक्तिशाली जो मुल्क है कमजोर मुल्क के ऊपर क्या प्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण स्थापित करता है और उस मुल्क को अपने शिकंजे के अंदर हुए कसता है। और एम एन रॉय का ये मानना था कि भारत के अंदर जो बुर्जुआ वर्ग है, जो सामंतवादी है, जो पूंजीपति है, उन्होंने क्या है साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ साठगांठ कर लिया, समझौता कर लिया है, जिसके कारण क्या है आम लोगों का यहाँ पे दमन हो रहा है। और खास करके यदि कांग्रेस भी देश की आज़ादी के लिए काम करे तो देश की आज़ादी के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि वो बुर्जुआ वर्ग की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, जो कि आज़ादी सही महीने के अंदर क्या है सही नहीं है। इसके साथ साथ एम एन रॉय के द्वारा द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स 1920 के अंदर इनकी ये बुक पब्लिश हुई थी और इसके अंदर एम एन रॉय ने कि भारत के अंदर जो सरवारा किसानों को क्या है सम्मिलित करके क्रांति की जाएगी, ऐसा उस बुक के अंदर क्या है एम एन रॉय के द्वारा वर्णन किया गया था। ठीक है, कि जो भारत की क्रांति के अंदर क्या है किसानों को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन इसके अंदर करवानी होगी, तब जाके जो भारत की जो क्रांति है, भारत के अंदर जो रेवोल्यूशन है उसको एक सीमा तक या एक चरण तक उसको सफल किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो एम एन रॉय साहब थे उन्होंने भारतीय इतिहास का भी वर्गीय विश्लेषण करते हुए ये कहा था कि सामंतवादी जो अर्थव्यवस्था का क्या है धीरे धीरे विनाश हो रहा है। ये एम एन रॉय का एक सटीक तरह का जो एनालिसिस है वह भारत के संदर्भ में रहा। उनका वह मानना था कि जो वर्गीय संघर्ष है भारत के अंदर भी काफ़ी तेज है और वर्गीय संघर्ष के तब तक चलता रहेगा कि जब तक भारत वर्ष के अंदर भी क्या जो समाजवादी राज्य स्थापित करना क्या अल्टीमेटली गोल है वह स्थापित नहीं हो जाता, तब तक क्या है ये जो वर्गीय चरित्र है भारत के अंदर भी चलता रहेगा और चलता रहना चाहिए। एम एन रॉय की एक महत्वपूर्ण अन्य रचना जो 1922 के अंदर पब्लिश होती है जिसका नाम था इंडिया इन ट्रांजिशन के अंदर उन्होंने क्या है भारतीय समाज एवं इतिहास का भी क्या है वर्गीय विश्लेषण किया था कि जो भारतीय इतिहास की बात हो या भारतीय समाज की बात हो इसका भी एम एन रॉय के द्वारा क्या है वर्गीय आधार पर विश्लेषण किया गया था। जिस हिसाब से जो कार्ल मार्क्स का ये मानना रहा, कार्ल मार्क्स से बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थिंकर्स हुए, फिलोसफर हुए या हिस्टोरियन हुए। कार्ल मार्क्स का ये मानना रहा कि मेरे से पहले भी बहुत सारे हिस्टोरियन हुए हैं जिन्होंने इतिहास की व्याख्या की है, जिन्होंने इतिहास को लिखा है, परंतु जो जरूरत है आज के समय के अंदर ना केवल इतिहास को लिखने की है, ना केवल इतिहास की व्याख्या करने की है, बल्कि इतिहास को बदलने की है। और वो इतिहास को लिखने का तरीका क्या होगा, क्योंकि इतिहास के अंदर हमेशा से जो दो वर्गों के बीच क्या स्ट्रगल चलता रहता है या क्लास स्ट्रगल चलता रहता है। एक अमीरों का वर्ग होता है और दूसरा गरीबों का वर्ग होता है, ऐसा उनका मानना रहा। और
एम एन रॉय का ये भी मानना रहा कि भारत के अंदर जो पूंजीवाद का जो विकास है वो धीरे धीरे काफी हो रहा है, ठीक है। और एम एन रॉय का ये मानना था कि 1857 का जो विद्रोह है वह सामंतवादी ताकतों के द्वारा क्या पुनः अपनी सत्ता हथियाने का क्या प्रयास किया जा रहा है। एम एन रॉय का ये मानना रहा कि जो 1857 का जो विद्रोह हमारे देश के अंदर हुआ, एम एन रॉय का ये मानना था कि भारत के अंदर जो सामंतवादी जो शक्ति है, जो भूमि का बड़ा मालिक है, वह क्या है कि दोबारा से सत्ता क्या अपने कब्जे के अंदर उसको नियंत्रित करना चाहता था, ऐसा एम एन रॉय का मानना रहा है। एम एन रॉय इसके साथ साथ जो ब्रिटिश शासन के द्वारा जो प्रत्येक तरह के जो संवैधानिक जो सुधार किए जा रहे हैं वो बुर्जुआ वर्ग को खुश करने के लिए किया रहा है। जैसे हमें मालूम है कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत ने भी भारत के संबंध में बहुत से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजंस किए या लीगली प्रोविजंस किए या लॉ के संबंध में भारत के अंदर किस जो जो भी सुधार किए गए, एम एन रॉय का ये मानना था ये सारे के सारे जो संवैधानिक जो सुधार है ये ना केवल सरवारा वर्ग के हित के लिए बल्कि बुर्जुआ वर्ग को खुश करने के लिए क्या है ब्रिटिश के द्वारा या अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और उनका ये मानना है कि अंग्रेजी हुकूमत हो या भारत का सामंतशाही हो, ये सारे के सारे जो भारत के अंदर जो सरवारा वर्ग है, सरवारा वर्ग के जो शोषण को है कायम रखना चाहते हैं या बनाए रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ एम एन रॉय ने यह कहा कि भारत के अंदर एक साम्यवादी क्रांति होगी और साम्यवादी क्रांति की वजह से भारत के अंदर जो भी तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसको क्या रिजॉल्व किया जा सकता है या उसको खत्म किया जा सकता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो इंडिया इन ट्रांजेक्शन 1922 के अंदर, न्यू ह्यूमनिज्म आ मैनिफेस्टो 1953 के अंदर, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम 1945 के अंदर, साइंटिफिक पॉलिटिक्स 1940 के अंदर, 1 ईयर ऑफ नॉन कॉपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गाया 1923, ये बुक्स है इनकी। रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना 1946, मेटेरियलिज्म एंड आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक थॉट 1940 के अंदर, न्यू ह्यूमनिज्म आ मैनिफेस्टो 1947 के अंदर ये एम एन रॉय की महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। एम एन रॉय के विचारों के अंदर परिवर्तन की बात करें तो एम एन रॉय अपनी युवा अवस्था के अंदर क्या हुए एक क्रांतिकारी विचारधारा के बहुत समर्थक रहे और उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर भाग भी लिया था। और जैसे कानपुर षड्यंत्र की बात हो या हवाड़ा षड्यंत्र की बात हो जिसके अंदर डायरेक्ट रूप से वो पार्टिसिपेट उन्होंने किया और उसके बाद वे गिरफ्तार भी किए गए और लंबे समय तक उन्होंने क्या अपना जो समय वो जेलों के अंदर बिताया। और एम एन रॉय ने 1915 से 1916 के अंदर क्या है सशस्त्र क्रांति के द्वारा क्या हुआ है उनका ये प्लान था कि 1915 और 1916 के अंदर की भारत के अंदर सशस्त्र क्रांति की जाएगी और भारत को सशस्त्र क्रांति के वजह से ब्रिटिश हुकूमत को क्या बाहर खदेड़ा जाएगा। परंतु ये जो प्लान इनका ये जो योजना वो सफल नहीं हुई। वर्ष 1918 के अंदर क्या है जो समाजवाद का जो अध्ययन करने के लिए क्या उन्होंने अपना जो नाम हुआ मानवेंद्र नाथ रॉय रखा था, ठीक है। पहले मानवेंद्र नाथ रॉय चार्य उनका नाम था, कर लिया था और 1920 को अंदर क्या उन्होंने स्वयं को क्या मार्क्सवादी घोषित किया था। वर्ष 1929 के अंदर कुछ जो समाजवादी जो सिद्धांतों के विरोध के कारण क्या उन्होंने 1929 के अंदर क्या कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, ये महत्वपूर्ण है। एम एन रॉय जो 1917 के अंदर जब रूस के अंदर लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति जो कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित थी, तो कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या मार्क्सवादी के जो विचारधारा उसको फैलाना है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो क्रांति हमें करनी है जो बुर्जुआ वर्ग के विरोध के अंदर करनी है और पूरी दुनिया के अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था उन्हें स्थापित करनी है। तो दुनिया के तमाम ऐसे व्यक्ति जो मार्क्सवादी जो विचारधारा से सहमत रखते थे या मार्क्सवादी विचारधारा को इस बात के लिए स्टिक समझते थे यदि शोषण को खत्म करना तो मार्क्सवादी जो विचारधारा है वह बेहतर विचारधारा, तो इस तरह का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बना था जिसके अंदर एम एन रॉय भी था। और एम एन रॉय का जो कुछ एक उनके ऑब्जेक्शंस या कुछ एक जो उनके विरोध उन्होंने समाजवादी विचारधारा से रखा जिस कारण क्या 1929 के अंदर एम एन रॉय को क्या है इस कम्युनिस्ट आपका जो इंटरनेशनल जो कॉमिंटर्न था या ऑर्गेनाइजेशन था इससे बाहर कर दिया था। और 1930 के अंदर कानपुर षड्यंत्र के तहत क्या है एम एन रॉय को 6 साल की सजा हुई
और जेल के अंदर जो एम एन रॉय ने क्या है महत्वपूर्ण दार्शनिक रचनाएं भी लिखी, तथा जेल से निकलने के बाद क्या है जो एम एन रॉय के द्वारा क्या है समाजवाद का पूर्ण रूप से उन्होंने त्याग कर दिया था, और उनकी जो विचारधारा हुआ है क्रांतिकारी मानवतावादी या रेडिकल ह्यूमनिज्म क्या है एम एन रॉय जी बन गए थे। और एम एन रॉय का यदि कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण की बात हो तो एम एन रॉय के द्वारा क्या है कांग्रेस को वो एक बुर्जुआ संगठन कहते थे जो कि पूंजीपतियों का या सामंतवादियों का क्या है हितकारी है, ठीक है। और उन्होंने क्या है भारत के जो साम्राज्यवाद के जो विरुद्ध है संघर्ष में कांग्रेस के सहयोग से भी क्या उन्होंने इनकार कर दिया था। जो उन्होंने भारत के अंदर क्या है जो आज़ादी की लड़ाई का एक प्लान बनाया था, इस प्लान के अंदर क्या है एम एन रॉय का ये मानना था कि इस प्लान के अंदर हमने कांग्रेस को शामिल नहीं करना, क्योंकि जो कांग्रेस है वह बुर्जुआ वर्ग का और सामंतवादी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा एम एन रॉय का मानना रहा है। और कांग्रेस से सहयोग के मुद्दे पे क्या है उन एम एन रॉय के बीच और लेनिन के बीच भी काफ़ी मतभेद रहे, क्योंकि लेनिन का ये मानना था कि साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने के लिए क्या है भारत के संबंध में क्या है जो एम एन रॉय को क्या है कांग्रेस का भी साथ लेना चाहिए, परंतु एम एन रॉय से इस बात को नकार दिया था। एम एन रॉय एवं लेनिन के जो मध्य थी वह क्रांति की जो रणनीति थी भारत के संबंध में उसके बीच काफ़ी डिफरेंस था या मतभेद थे। वो मतभेद क्यों थे एम एन रॉय के अंदर क्या है एम एन रॉय जो भारत के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई जिसको हम बोलते हैं 1925 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी जो स्थापना है एम एन रॉय के द्वारा ही की गई थी। और ये जो स्थापना है मैक्सिको के अंदर क्या उन्होंने की थी। और भारत के अंदर जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध है संघर्ष को लेके क्या है व्लादिमीर पुतिन और एम एन रॉय के बीच जो मतभेद थे वो स्पष्ट रूप से नजर आ गए थे। एम एन रॉय का ये मानना था कि भारत के अंदर साम्यवाद है और भारत के अंदर जो साम्यवादी जो विचारधारा वाले जो व्यक्ति है वह क्रांति कर सकते वो सफिशियंट है अंग्रेजों से लड़ने के लिए। और इसलिए वह क्या है इस लड़ाई के अंदर जो कांग्रेस पार्टी थी वो हालांकि देश की आज़ादी के लिए काम कर रही थी, परंतु एम एन रॉय का ये मानना था जो कांग्रेस पार्टी वह देश की आज़ादी के लिए नहीं बल्कि बुर्जुआ वर्ग और सामंतशाही की आज़ादी के लिए काम कर रहे ना कि सरवारा वर्ग के लिए, ठीक है। और भारत के अंदर उस समय दूसरे जो साम्यवादी नेता थे जिनका नाम था सोमेंद्र नाथ टैगोर ने लेनिन को यह बताया कि भारत के अंदर जो साम्यवादी है मुट्ठी भर व्यक्ति है और ये जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो साम्यवादी क्रांति करने के लिए या क्रांतिकारी समाजवादी क्रांति करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए क्या हमें देश के अंदर क्रांति करने के लिए हमें अंग्रेजों का सहयोग सॉरी कांग्रेस का सहयोग लेना चाहिए। और एम एन लेनिन का भी यही मानना रहा है, परंतु एम एन रॉय ने इस बात का विरोध किया। और लेनिन ने क्या भारत के संबंध में आज़ादी के संबंध में एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था क्राफ्ट थीसिस ऑन द नेशनल एंड द कॉलोनियल क्वेश्चन लिखा था, जिसके अंदर भारत की मुक्ति किस तरह से दिलाई जा सकती है इसके बारे में उन्होंने अपने विचार दिए थे। यदि हम अब एम एन रॉय का नव मानववाद के संबंध उनके विचारों को जानने की बात करें या अमूल मानववाद भी इसे कहते हैं या वैज्ञानिक एकात्मक मानववाद भी इसको कहा जाता है, तो इसके अंदर नव मानववाद के अंतर्गत क्या है एम एन रॉय के द्वारा क्या है अनेकों तरह की जो विचारधारा है उसका क्या है पहले उन्होंने खंडन किया था। जैसे क्या है एम एन रॉय के द्वारा क्या है गांधीवाद के आध्यात्मिक और धार्मिक आधार की भी क्या उनके द्वारा क्या आलोचना की गई थी। और संसदीय जो लोकतंत्र था इसकी मान्यताओं का भी क्या इनके द्वारा खंडन किया गया था। और संसदीय लोकतंत्र को क्या उन्होंने विनम्र अधिनायकवाद का नारा दिया था। और एम एन रॉय के द्वारा क्या है फांसीवाद और नाजीवाद का भी विरोध किया गया था। इसके साथ साथ एम एन रॉय के द्वारा क्या है भारतीय दार्शनिक जो परंपरा को भी क्या उन्होंने आलोचना की थी। और वेदांत दर्शन को भी एम एन रॉय के द्वारा क्या रूढ़िवादी कहा गया था। और साम्यवादी विचारधारा को भी क्या है नव मानववाद की तरफ जब एम एन रॉय आगे बढ़े तो साम्यवाद की विचारधारा को भी उन्होंने अस्वीकार किया था, और जिसके वे पहले समर्थक भी हुआ करते थे। और वर्गीय विश्लेषण जो उन्होंने पूरी दुनिया के संबंध में या भारत के संबंध में उन्होंने वर्गीय विश्लेषण किया था इस बात को भी एम एन रॉय ने बाद में नकार दिया था। एम एन रॉय के द्वारा जब वह न्यू रेडिकल ह्यूमनिज्म की तरफ आगे बढ़े तो उस दौर के अंदर क्या है एम एन रॉय के द्वारा क्या है मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा साम्यवाद का भी खंडन किया गया। मानवेंद्र नाथ रॉय का ये मानना रहा कि जो साम्यवादी विचारधारा का उन्होंने खंडन है इस आधार पे किया कि जो आर्थिक नीतिवाद की जो संकल्पना को क्या उन्होंने नकारना का काम किया क्या। और ये कहा तो ये जो संकल्पना है वह तर्क संगत नहीं है, लॉजिकल रूप से या
सही नहीं है, ऐसा उनका मानना। क्योंकि जो संस्कृति है, धर्म और दर्शन का जो निर्धारण है वह अर्थव्यवस्था को निर्धारित नहीं करता। और मार्क्स के जो वर्गीय जो चरित्र था या वर्गीय विश्लेषण था, इसको भी एम एन रॉय ने क्या है रेडिकल ह्यूमनिज्म के फेज के अंदर क्या है इसको भी नकारने का काम किया। और वर्ग के सदस्य के रूप में क्या व्यक्ति का जो चित्रण करते हुए उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है इसका लोप या व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है विलुप्त हो जाएगी। और एम एन रॉय के द्वारा क्या है ऐतिहासिक भौतिकवाद की जो आलोचना है, एम एन रॉय ने यह कहा कि वणिक वर्ग के उदय एवं पुनर्जागरण के मध्य कोई एक कारणात्मक संबंध नहीं है। एम एन रॉय का यह मानना रहा कि अतिरिक्त जो मूल्य का जो सिद्धांत है, सरप्लस वैल्यू का जो सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स के महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको भी उन्होंने क्या है रेडिकल ह्यूमनिज्म फेज के अंदर क्या है इसको भी अस्वीकार किया। और एम एन रॉय का ये मानना रहा कि जो अतिरिक्त जो मूल्य का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ सरप्लस जो वैल्यू है, वह समाज की प्रगति नहीं कर सकता। ठीक है। और न मानववाद के मतलब या इसका अर्थ क्या था एम एन रॉय के अनुसार, तो एम एन रॉय ने 1940 के अंदर एक बुक लिखी थी जिसका उन्होंने क्या है 1940 के अंदर एम एन रॉय ने एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो 1940 के अंदर इसकी इस्टेब्लिशमेंट एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। एम एन रॉय ने इसके साथ एक महत्वपूर्ण रचना लिखी थी जो 1952 के अंदर पब्लिश होती जिसका नाम था रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवल्यूशन। ठीक है। और नव उदारवाद का जो विचार है वो है यूरोपीय पुनर्जागरण से क्या है एम एन रॉय क्या काफ़ी प्रभावित रहे, जिस कारण क्या है एम एन रॉय के द्वारा क्या है रेडिकल ह्यूमनिज्म का जो विचार है वो दिया गया। और तीसरे चरण के अंदर एम एन रॉय नव उदारवादी नव मानववादी होके उभरी थी। और नव मानववाद दर्शन के भी क्या उन्होंने दो आधार बताए थे, एक तो स्वतंत्रता और दूसरा मॉरलिटी या एथिकल वैल्यूज या नैतिकता उसे हम कहते हैं। और एम एन रॉय के द्वारा क्या नव उदारवाद के अंदर क्या है व्यक्ति को विचारों का क्या केंद्र माना गया था। ठीक है। व्यक्ति को क्या सेंटर माना गया था और व्यक्ति की स्वतंत्रता और जो नैतिकता है वो महत्वपूर्ण है, ऐसा एम एन रॉय का मानना रहा है। और एम एन रॉय का ये भी मानना रहा कि उदारवाद में दल ने क्या है जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता को क्या है समाप्त कर दिया है। और मार्क्सवाद ने जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका क्या है दमन कर दिया है। इसलिए जो स्वतंत्रता ना तो मार्क्सवाद के अंदर मिलेंगी और ना ही उदारवाद के अंदर मिलेंगी, ऐसा एम एन रॉय का मानना रहा है। और जो स्वतंत्रता यदि व्यक्ति को पानी है तो वह नव मानववाद के अंदर ही जो स्वतंत्रता है उसका इंजॉय या लिबर्टी को रेडिकल ह्यूमनिज्म के अंदर ही लिबर्टी को इंजॉय किया जा सकता है, ऐसा एम एन रॉय का मानना रहा है। नव मानववाद के अंदर क्या जो सभी सामाजिक जो संस्थाओं का जो केंद्र बिंदु है वह मानव माना जाता है। और एम एन रॉय का ये भी मानना कि जो मनुष्य है वह सभी वस्तुओं का क्या मान दंड है। ठीक है। और नव मानववाद के जो अंतर्गत है समाज और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता का क्या है कोई विरोधाभास नहीं है, ऐसा एम एन रॉय का मानना रहा है। और यदि समाज के निर्माण के अंदर क्या है व्यक्ति के प्रयोग भी किया जा सकता है, ऐसा एम एन रॉय का मानना रहा है। और उन्होंने क्या नव मानववाद के अंदर क्या है समाज के आर्थिक पुनर्गठन तथा शिक्षा पर भी बल प्रदान किया था और वैज्ञानिक ज्ञान पर भी उन्होंने अत्यधिक बल प्रदान दिया था। और मानव को क्या उन्होंने नैतिक मानने का काम किया था। और क्रांति शिक्षा एवं सहमति के द्वारा होगी, ऐसा एम एन रॉय का मानना रहा है। और बहुलवादी समाज का भी इनके द्वारा क्या समर्थन किया गया था। और विकेंद्रीकृत राजनीतिक प्रणाली एवं दल विहीन लोकतंत्र का भी क्या है एम एन रॉय के द्वारा समर्थन किया गया था। हालांकि एम एन रॉय के ऊपर बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है, परंतु हमारा जो मकसद है यूजीसी नेट सेट की जो परीक्षा हमारी होती है या कॉलेज कैट या पीजीटी की जो हमारी परीक्षा होती है उसके अंदर जो एम एन रॉय के संबंध में जो महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट हो सकते थे, जहाँ पे जो प्रश्न पूछने की जो संभावना अधिक बनती थी, उन सारे के सारे एस्पेक्ट को हमने टच कर लिया है। तो लास्ट के अंदर कुछ एक ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनकी जो रचनाएं हैं वो क्या परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे क्विंटन स्किनर की बात हो, क्विंटन स्किनर की जो महत्वपूर्ण बुक थी दी फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, जो 1978 के अंदर पब्लिश होती है। मिशेल सेंडल की बात हो, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 के अंदर शामिल पब्लिश होती है। जियोवानी सार्तोरी की बात हो, डेमोक्रेटिक थ्योरी 1962 के अंदर पब्लिश होती है। चार्ल्स टेलर की बात हो, फिलोसफी एंड द ह्यूमन साइंसेज 1985 के अंदर ये बुक पब्लिश होती है। एंथनी आर्वेस्टर
डेमोक्रेसी के नाम से इनकी बुक पब्लिश होती है। सीवी मैकफर्सन द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी 1965 के अंदर इनकी बुक पब्लिश होती है। और कारोल पैटमैन की बात हो, पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी 1970 के अंदर इनकी बुक पब्लिश होती है। या डेविड हेल्ट की बात हो, डेविड हेल्ट की जो महत्वपूर्ण रचना जो 1986 के अंदर पब्लिश होती है जिसका नाम था मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये कुछ एक ऐसी रचनाएं थी जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो आज की चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ऐसी उम्मीद करता हूँ कि परीक्षा के लिहाज से आज की जो ये चर्चा आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली। थैंक यू सो मच।